नमस्कार सभी को। आज के व्याख्यान श्रृंखला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विशेषकर धन्यवाद मैं देना चाहूँगा डॉक्टर कपिल जी को, जिन्होंने योगा एयरलाइंस के माध्यम से इस व्याख्यान को रखा है। और इस व्याख्यान का जो मूल विषय रहेगा अ टेक्सचुअल सर्वे ऑफ योगा थेरेपी, जो आप लोगों को शायद पहले से पता भी है, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरा, इसका अगर कहें कि यौगिक चिकित्सा का हम साहित्य, चिकित्सा एक ऐसी परिकल्पना है, प्रक्रिया है। चिकित्सक को या योग प्रोफेशनल कहें या योग के जिज्ञासुओं को या साधकों को एक बात सदैव ध्यान रखना है, हम चिकित्सा पद्धति में प्रिवेंटिव काम कर रहे हैं एंड प्रमोशंस, हेल्थ प्रिवेंट करेंगे, प्रमोशंस करेंगे। हम चिकित्सा में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जहाँ सारी चिकित्साएं समाप्त होती हैं और सारी चिकित्सा के समाप्ति के व्यक्ति स्वस्थ है, उसका शारीरिक और मानसिक ठीक है, तो उसके लिए योग प्रारंभ होता है। तो योग होगा, योग और शांति की ओर ले जाता है। लेकिन अभी कुछ साल पहले से, कुछ साल का मतलब कि 100-200 साल पहले अगर हम चले जाएं, तो 100-200 साल पहले तक जो है मूल पद्धति या जो मूल चिकित्सा थी वो योग और आयुर्वेद ही थी भारत की। 150 वर्ष पूर्व या 200 वर्ष पूर्व भी अगर आज से चले जाए, तो भारतीय चिकित्सा में जब तक हम आधुनिक चिकित्सा का हस्तक्षेप बढ़ा है और धीरे धीरे आधुनिक चिकित्सा का पर्यवसान होने की तरफ आ रहा है, कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं, और योग चिकित्सा या आयुर्वेद चिकित्सा की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। लेकिन इस भीड़ में मैंने एक चीज़ अनुभव किया, लगभग जो है 91 से मैं योग के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, एज ए विद्यार्थी और एज ए साधक। तो उन दोनों चीज़ों में मैंने एक पाया ये कि हमें अज्ञानियों का संग्रह या अज्ञानियों के द्वारा ज़्यादा इन चीज़ों को प्रसारित किया जा रहा है, जबकि योग के जो ग्रंथ हैं अगर आप उनको देखना चाहें तो ज़्यादातर मैंने पाया ये कि जितने अधिक से अधिक विद्वानों के पास भी मैं गया, अच्छे से अच्छे योग विशेषज्ञों के पास गया, लेकिन उनको मूल योग के ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं है। योग ग्रंथ हैं, खास करके जब आप हठ योग में आएंगे तो हठ योग के वो 10 से 15 ग्रंथ के नाम नहीं बता पाएंगे। अगर किसी विद्वान ने 10 या 15 ग्रंथ के आपको नाम बता दिए तो समझ नहीं पता होगा। अगर इन 15 ग्रंथ के नाम बताने वाला भी व्यक्ति मिल जाएगा तो वह ग्रंथ किस काल का है ये नहीं बता पाएगा, किस समय लिखा गया ये नहीं बता पाएगा। अगर ये तीनों चीज कंप्लीट कर पाता है के विषय वस्तु क्या है। फिर भी लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ बाजारू किताबें, जिनको हम कहें कि इस तरह के साहित्यों को उठाते हैं या करते या अभ्यास करते हैं, 2-3 महीने 4 महीने का कोर्स करने के योग थेरेपी की ओर आपको तात्कालिक लाभ तो मिलेगा, हो सकता है 1-2 पेशेंट आपको कर जाएंगे और उनकी चिकित्सा करने के बाद आपको थोड़ा बहुत आत्मसंतोष भी होगा, उसको भी कुछ लाभ होगा। लेकिन भविष्य में अगर आप अपनी चिकित्सा को बचाना चाहते हैं तो मैं सभी से निवेदन यही करूंगा, आप जितने लोग भी सुन रहे हैं, कि भाई उसमें जाने के लिए आपको कम से कम लिटरेचर में जाना पड़ेगा। लिटरेरी नहीं है यहाँ जिस लिटरेचर की बात चल रही है या जिस चीज पर व्याख्यान हो रहा है
वो साधारण चीज नहीं है। यहां जिन चीजों की गहराई है, यानी सिम्टम्स पहले बताते हैं, हम पहले सिम्टम्स को पकड़ के फिर चिकित्सा की ओर जाते हैं। ज्यादातर चिकित्सकों को मैंने देखा है कि थायराइड के लिए योग, अर्थराइटिस के लिए योग, या इस तरह के जॉइंट्स के लिए योग, मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं, जबकि इस तरह से योग के टेक्स्ट में है ही नहीं है। पहली चीज, गंभीरता से अगर आप लें इन चीजों को, तो जब आप को ले, योग की कोई चिकित्सा योग में ऐसा कुछ है ही नहीं है। हमें आना कहाँ पड़ेगा, हमें पहले शरीर की प्राकृत अवस्था को समझना पड़ेगा कि हमारी शरीर की प्राकृत अवस्था क्या है, और शरीर में होने वाले जो विकार हैं उन विकारग्रस्त लक्षण क्या है। तो लक्षण के द्वारा जो चिकित्सा है, तो लाक्षणिक चिकित्सा की ओर हम आते हैं। अगर पद्धति में, तो लाक्षणिक चिकित्सा पद्धति करने के लिए आपको पर्याप्त प्रयोग चाहिए, और पर्याप्त प्रयोगों के साथ साथ भी एक चीज ध्यान रखनी, सावधानियां, कि हर प्रयोग से या किसी भी प्रयोग से कोई भी योग की चिकित्सा मान के या किसी भी रोगी को ठीक करने की प्रक्रिया भी बिल्कुल गलत होगी। इसमें हमें ध्यान रखना है कि चिकित्सा किसकी की जा रही है, वो हितायु वाला है, अहितायु वाला है, कि वो दुखायु वाला है, कि वो सुखायु वाला है। ये 4 प्रकार की आयुओं का ज्ञान रखना होगा। इन 4 प्रकार के आयुओं के साथ साथ ये देखना होगा कि आप वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में हैं। मूल चिकित्सा धारा में अगर आपने हाथ डालना है तो निश्चित है कि आपको पूर्ण ज्ञान, पहली चीज क्या है। एक दूसरा जो हमारे लोगों के पास विकल्प नहीं रहता वो ये है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते तो हैं, शरीर के सिम्टम्स के बारे में नहीं समझ पाते। चिकित्सा से पूर्व चिकित्सक का दक्ष होना बड़ा आवश्यक है। तो दक्षता प्राप्त करने के लिए कुछ लोग 20, 25, 30 साल लगाते हैं। एक बड़ा अच्छा श्लोक है जिसमें लिखा है कि नवीनो ही गणितज्ञ प्राचीनस्तु चिकित्सकः उभौ तिष्ठति लोकेस्मिन् कार्यदक्षो न संशयः। जिसका मतलब है कि नवीन गणितज्ञ, इंजीनियरिंग की जो विधा है, प्रौद्योगिकी की जो विधा है, उसमें नवीन व्यक्ति ही कुशल होता है, क्योंकि वो नई नई टेक्नोलॉजी से युक्त होता है। तो जब गणितज्ञ के पास जाना होगा, आपको इंजीनियरिंग के पास जाना पड़ेगा, तो नवीनो ही गणितज्ञ, जो नया से नया व्यक्ति होगा उस क्षेत्र में, वो अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी लेके आता है। लेकिन इसके विपरीत जो योग चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा या चिकित्सा के क्षेत्र में जो व्यक्ति काम कर रहा है, वो नया व्यक्ति इतना परिपक्व नहीं होता, जिसका लक्षण लिखा है प्राचीनस्तु चिकित्सकः। चिकित्सक जितना प्राचीन होता है, लोगों का विश्वास उतना अधिक होता है। तो कार्य दक्षो न संशय है ना, ये बड़ी अच्छी बात है कि इसीलिए इस चीज को कहा वहां पे कि नवीनो ही गणितज्ञ प्राचीनस्तु चिकित्सकः उभौ तिष्ठति लोकेस्मिन् कार्य दक्षो न संशय। खैर, अब हम आते हैं मूल विषय जो हमारा था। वो मूल विषय ये था कि भाई अगर चिकित्सा की ही बात की जाए तो श्वेता स्वतरो उपनिषद में अगर आप जाएं, श्वेता स्वतरो उपनिषद में चिकित्सा के विधि को लेके चर्चा की गई। योग के चिकित्सा की खास करके बात करें, योग चिकित्सा के लिए लिखा है न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ये श्वेता स्वतरो उपनिषद कहता है। तो योगाग्निमयम शरीरम को अगर आप ध्यान में रखें तो योग अग्नि के द्वारा संपूर्ण चिकित्सा की जा सकती है। और उस चिकित्सा में क्या है, न तस्य रोग, सारे रोग ही समाप्त होंगे। यानी प्रिवेंटिव हेल्थ की ओर हमें जाना है, प्रमोशन करना हेल्थ का। हेल्थ प्रमोशन में जब आप जाएंगे, हेल्थ को जब आप प्रमोट करने के लिए जाएंगे, तो न तस्य रोग हो, उसको रोग नहीं होगा। न जरा, जरा मतलब ओल्ड एज, एंड मृत्यु एंड डेथ। ये चीजें योग चिकित्सा से संभव है। दूसरा एक चीज ये आप देखें, शिव संहिता आदि जैसे ग्रंथ है, शिव संहिता में एक अच्छी बात आई है, वहां लिखा है भवतापेन तप्ता नाम योगो ही परम औषधम। भवताप है, अगर आप सांख्य के सिद्धांत में जाएं
तो सांख्य के सिद्धांत में त्रिविध ताप की बात आती है, और आचार्य तुलसी ने लिखा है त्रिविध ताप भव ताप पाप नशावम। जो ये त्रिताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ताप, तो ये इसको भवताप कहते हैं। इस भवताप के द्वारा अगर आपको मुक्ति चाहिए तो योगो ही परम औषधम। अब यहां औषध शब्द का प्रयोग योग के लिए किया है, ये विचारणीय है, बिल्कुल ही विचारणीय है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये योग औषधि है। कुछ लोग कहते हैं योग इज कैप्सूल्स, तो जो कैप्सूल शब्द का प्रयोग करते हैं आप, योग को परम औषध कहा है। अब औषध क्या है? औघ का नाश करने वाला। औघ का मतलब रोग औघ शब्द आया है हठ प्रदीपिका में, रोग औघ शब्द प्रयोग किया कि रोग का जो घोषला है, तो रोग के घोषला को समाप्त करने के लिए, यानी रोग के समूह को समाप्त करने के लिए अगर आपको चिकित्सा करनी है तो वहां लिखा नेति ही आशु निहंति, नेति से समाप्त हो जाता है। उसी तरह जो औषध है, तो यहाँ साध्य शब्द है, और ये जो प्रयोग है वो पूर्णतः जो है भवताप के नाश के लिए है। ऐसे उल्लेखों पर अगर जाएं, एक बड़ा अच्छा मुझे संग्रह मिला, खास करके आयुर्वेदीय ग्रंथ में मैं गया चरक संहिता में, तो वहां लिखा आयु आरोग्य दातारम भव वैद्यम जगत गुरुम आदि व्याधि हरम बंदे पाराशक्ति युतम शिवम, है ना। तो ये जो अब यहां दो प्रकार, आदि और व्याधि। आदि मतलब होता है जो बुद्धि का भी उल्लेख योग ग्रंथ में आपको स्पष्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसमें हमें देखना ये है कि भाई जिस पे शरीर पे अगर हम बात करें कि हम चिकित्सा किस चीज की कर रहे हैं, शरीर की चिकित्सा कर रहे हैं या किसकी व्याधि, तो व्याधि विशेष की चिकित्सा के लिए आपको व्याधि विशेष आसन का चयन करना पड़ेगा, या व्याधि विशेष क्रिया का चयन करना पड़ेगा, या प्राणायाम आदि का चयन करना पड़ेगा। यानी उन अभ्यासों का चयन हमें करना चाहिए योग, कि जिन अभ्यासों में हम व्याधि प्रभावित जो शरीर है वहां तक करें। संपूर्ण शरीर की चिकित्सा एक साथ संभव नहीं है, और संपूर्ण शरीर की चिकित्सा तभी संभव आप को किसी प्रकार की रोगज व्याधि न हो और उसका प्रयोग निरंतर चलता रहेगा। तो जैसे आप षटकर्म में जाएं, तो षटकर्म में अगर एक चीज आप देखें, तो षटकर्म में जब आप जाएंगे तो वहां पे इफेक्टिव एरियाज लिखे हैं कि कौन सी क्रिया किस जगह किस समूह पर इफेक्ट डालती है। अगर इस तरह से देखें तो सबसे पहले आप बस्ती को लें, धोती को बाद में लेते हैं। बस्ती को लें तो स्टमक है हमारा, यानी पक्वाशय जिसको आप कहते हैं, अग्न्याशय जिसको आप कहते हैं, और बड़ी आंत, यहां प्रभाव उसका पड़ जाता है शरीर में। इसी तरह अगर आप धोती की बात करेंगे तो अपर एब्डामिन जिसको आप कहते हैं, वहां पे स्टमक के ऊपर भाग में अगर आप देखें, और थ्रू माउथ हम इसका शोधन करते हैं। इसी तरह अगर आप बाकी चीजों को देखें, नेति का जो एरिया है हमारा, नोस्टल का जो भी एरिया है ना, आंख उधर इफेक्ट, तरह आई एंड माइंड के लिए है। कुल मिला के कि इसमें आवश्यक क्या है कि जहां पे प्रभाव पड़ रहा है को चिकित्सा करनी चाहिए। अगर आपने चिकित्सा नहीं किया तो आप सामूहिक शारीरिक चिकित्सा करके किसी विशेष या रोग व्याधि विशेष का निदान नहीं कर पाएंगे। योग ग्रंथ इस बारे में बड़ा ही क्लियर कट आदेश देते हैं, और जो उनका क्लियर कट आदेश जिसको हम कहें या उनका उल्लेख कहें, वो ये है कि आपको चिकित्सा करने से पहले सामूहिक अभ्यासों के द्वारा संभव नहीं है। लीजिए यहां पे आपको लिखा आदौ स्थान
तथा कालम मिताहारम नाड़ी शुद्धि। तो ये क्रम आपको अपनाना पड़ेगा। आदौ स्थान, कहाँ चिकित्सा कर रहे हैं आप, क्योंकि जो अभ्यास करेंगे उसका मूल क्षेत्र जो है शरीर है, और शरीर होने के साथ साथ आपको ध्यान रखना कि किस स्थान की चिकित्सा। आदौ स्थानम, स्थान को देखें, तथा कालम, समय योग चिकित्सा संभव नहीं है, काल का निर्धारण करना पड़ेगा आपको। जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स। तो उसके बाद क्या होगा, मिताहारम तथा परम, देन डू द मिताहार। आपको मिताहार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देन नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि के क्रम में आपको जाना पड़ेगा। जब नाड़ी शुद्धि होगा तत्पश्चात प्राणायाम, तब प्राणायाम की चिकित्सा या प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा उसकी चिकित्सा करेंगे। पहले तो यह निर्धारण करें आप कि जिस व्यक्ति को हम चिकित्सा कर रहे हैं, क्या वह व्यक्ति शोधित है, उसका शरीर शोधन हुआ है कि नहीं। शरीर का शुद्धि आवश्यक है। जब आप शरीर की शुद्धि पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई शरीर शोधन आवश्यक है, क्योंकि बिना शरीर शुद्धि के कोई भी योग का अभ्यास का मतलब कार्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप। तो योग सिद्धि के लिए आपको उस चीज पर जाना पड़ेगा, शरीर शोधन की विधि। जब शरीर शोधन में जाएंगे तो शरीर शोधन में आप एक चीज पाएंगे क्या, कि शरीर के शोधन में, यहां ध्यान रखना, शरीर वो घट शब्द है योग में, है ना। आम कुंभो युवा स्तंभ जिरियमाणा सदा घट योग अनैलने संदह्य घट शुद्धिम क्षमाचरेत। घट शुद्धिम क्षमाचरेत क्या तात्पर्य है यहाँ घट शब्द का अर्थ ही है साइको फिजिकल बॉडी, मनोदैहिक शरीर। मन और देह दोनों है घट का तात्पर्य। जब आप मन और देह दोनों करेंगे तो घट शुद्धि क्षमाचरित। और इस घट शुद्धि के लिए या घट शुद्धि के लिए जो आवश्यक निर्देश हैं, वो आवश्यक निर्देश यह है कि पहले शोधन करें। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च विनिर्लिप्तम घटस्य सप्त साधनम। एक आवश्यक बात यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है, खास करके हम लिटरेचर का सर्वे कर रहे हैं कि वो चिकित्सा के लिए है कि नहीं है। तो कह रहा है कि घट शोधन कारकम, पहली चीज, दीज आर प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस इंक्लूडिंग ऑल्सो समाधि इज द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इन द हियर। तो घेरंड संहिता कार्य के मत में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ये सप्त साधनम घट शोधन कारकम। तो घट शोधन कारकम के लिए आपको अगर 7 प्रकार के उपकरण बताए जा रहे हैं, ये जो 7 के 7 उपकरण हैं, ये 7 के 7 उपकरण घट शोधन कारकम है। समाधि भी यहाँ घट शोधन का कार्य करेगी। अब यह ध्यान रखना कि कौन सी समाधि, यहाँ जिस समाधि की बात कर रहे हैं वो समाधि संप्रज्ञात समाधि आदि की बात करते हैं। खैर, तो इस तरह से अगर आप देखें तो वहां जो आम कुंभ है, व्हाट डू यू मीन आम कुंभ? आम कुंभ का मतलब होता है कच्चा घड़ा, है ना। जिस प्रकार कच्चा घड़ा पानी रखने से टूटता है, उसी प्रकार शरीर भी बिना योग अभ्यास के द्वारा विदीर्ण होता है, टूट जाता है। तो उसे योग अभ्यास करने के लिए आपको पहले शरीर का शोधन आवश्यक है। शोधन के बाद शरीर की दृढ़ता आवश्यक है, स्थिरता आवश्यक है, प्रत्यक्षता, तो सारी की सारी मूल सूत्र है, सिद्धांत है। वो चिकित्सा का मूल सिद्धांत आप देखें तो यहीं पे पड़ा हुआ है। आसन के संदर्भ में लिखा है स्थैर्यम अंगलाघवम कुर्यात् स्थैर्यम आरोग्यम चांगलाघवम। मत जो है तो स्थैर्यता, आरोग्यता, लघुता, इसमें संपूर्ण स्वास्थ्य को उन्होंने समाहित कर दिया है। स्थैर्यता भी चाहिए, स्टेबल बॉडी, स्टेबल माइंड, आरोग्य
body, disease free mind, and लागो लाइट बॉडी लाइट माइंड। ये संपूर्ण चिकित्सा आसन चिकित्सा का मूल सूत्र है। आसन चिकित्सा का मूल प्रिंसिपल्स या सिद्धांत या कहें उसका बेनिफिट्स डायरेक्टली बता दिया। अब आप अलग अलग आसनों की में जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप मत्स्येंद्र आसन लें तो मत्स्येंद्र आसन के लिए लिखा मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तिम दद्याच्च कांतिम दहन प्रदीप्तिम अशेष दोषोपचयम निहन्नम कुंडलिनी प्रबोधा। एक उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं हम कि मत्स्येंद्र पीठ जो है वो जठर प्रदीप्त, देखो फिजिकल जठर प्रदीप्त, जठर प्रदीप्ति व्यक्ति को किसी अन्य प्रकार की व्याधि खास ऑर्डर्स नहीं हो सकते, जिसका दद्याच्च कांतिम दहन प्रदीप्तिम। दहन प्रदीप्त का अर्थ भी उसी तात्पर्य में। कांति शब्द का अर्थ है शरीर की रूप, है ना, बल, ये सब कुछ कांति। तो रूप लावण्य बल संघनन जितने भी चीजें प्रदीप्तिम दद्याच्च शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार की चिकित्सा। अब हम क्या कर रहे हैं, व्यक्ति को पकड़ के हम नंबर ऑफ प्राणायाम प्रैक्टिस करा दिए, पता नहीं कितने आसन करा दिए, पता नहीं। वो आप जिसको आप सिखाते हैं ना, वो व्यक्ति खुद सीख के एक्सपर्ट होके भाग लेता है धीरे से कि नहीं नहीं गुरुजी मुझे अब सब आता है। वो खुद दूसरों को सिखाने लगता है। अरे भाई, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले व्यक्ति का चयन, व्यक्ति के चयन के अनुसार आपका अभ्यास का चयन, अभ्यास के चयन के बाद उनके रेफरेंसेस पे आना है। ठीक है। तो इस तरह अगर आपने देखा क्या कि एक जो आसन का बेनिफिट दिया है मत्स्येंद्र आसन खास करके, तो उसमें क्या लिख रहा है, दद्याच्च कांतिम दहन प्रदीप्तिम अशेष दोषोपचयम निहन्यात। व्हाट डू यू मीन बाय अशेष दोष? अशेष दोष मीन्स अदर डिजीजेस। अब अदर डिजीजेस का मतलब नॉट रिलेटेड टू द माइंड और नॉट रिलेटेड टू द फुट, नॉट रिलेटेड टू द ईयर। अशेष दोष रिलेटेड टू द स्टमक रीजन एरियाज, इफेक्टिव एरियाज की बात करता है कि कहां पे वो इफेक्ट डाल रहा है। प्रैक्टिस के इफेक्ट पर जाना है हमें। अगर पूरी की पूरी बॉडी ट्विस्टिंग में आप देखें तो जो आपका शरीर है जिस चीज को वो पकड़ रहा है, अब ऐसा नहीं कि अब पैर भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है अभ्यास में, स्टमक भी इन्वॉल्व हो रहा है, मन शरीर सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है, तो सभी स्थान की चिकित्सा संभव नहीं है। क्योंकि मत्स्येंद्र के लिए पहले भी क्या कि पीठ शब्द कहा है। व्हाट डू यू मीन बाय पीठा? पीठा मीन्स प्रैक्टिस द आसना इन द योग फील्ड। तो जिस तरह से आसन को कहा मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तिम दद्याच्च कांतिम दहन प्रदीप्तिम, तो दहन शब्द का अर्थ है पूरी तरह से आपका डाइजेस्टिक एरियाज, जिसको हम अभी आपको हैं स्टमक एरियाज या पक्वाशय, बड़ी आंत के आसपास का जो सारा का सारा है। इस तरह से अगर आप चले जाएं तो आप पाएंगे कि प्रत्येक शरीर के अंग के लिए योग की ये विशेषता है, मैसेज में प्रत्येक शरीर के अंग की अलग अलग चिकित्सा का विधान अभी कर दिया है। उसी तरह योग चिकित्सा में भी प्रत्येक अंग से संबंधित चिकित्सा है, प्रत्येक शरीर के उपांग से संबंधित चिकित्सा है। अगर आपको नेत्र चिकित्सा करनी है तो नेत्र चिकित्सा के लिए आपको नेति करनी पड़ेगी, त्राटक करना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं है भाई? उसके लिए भी तो मेडिसिन बनी है। जब आप मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं तो उसी तरह योग अभ्यासों का भी चयन करना आना चाहिए। और योग अभ्यास का चयन आप नहीं कर पाएंगे। लिमिटेशंस ऑफ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस का मतलब चतुरशीति पीठा नाम षोडश 84 लाख आसन की स्किल्स है। किस आसन से कौन सी चिकित्सा आप करना चाहेंगे? हठेसु संति सहस्र कुंभा,
1000 जो है कुंभक की टेक्निक्स है। किस कुंभक की टेक्निक का प्रयोग आप कर रहे हैं? तरह अगर आप जाएंगे, सपाद कोटि लय 1.25 करोड़ समाधि के प्रकार है। यानी मेडिटेशन, समाधि शब्द यहां पे मेडिटेशन के लिए आया, ध्यान रखना। ये सपाद कोटि लय प्रकारा कथिता जयंती। अब 1.25 करोड़ समाधि के प्रकार का मतलब है कि आप 1.25 करोड़ ध्यान की विधि है हमारे पास। किस ध्यान का प्रयोग हम कर रहे हैं? कुछ लोगों का है सेलेक्टेड प्रैक्टिसेस को एक खजाने में रख के हर जगह वो डमरू बजाने से काम नहीं चलने वाला हमारा, कि एक ही अभ्यास हर योग में दे रहे आप। ऐसे नहीं चाहिए, है ना। तो हमें सपाद कोटि लय प्रकारा कथिता जयंती पे जब जाएंगे तो 1.25 करोड़ समाधि के प्रकार, यानी मेडिटेशन की 1.25 करोड़ टेक्निक्स है। धारणा के प्रयोग हैं, धारणा के कम से कम हजारों प्रयोग धारणा के हैं। इसी तरह मुद्राओं के अभ्यास का प्रयोग अगर आप देखेंगे तो 200 से अधिक यौगिक अलग, उन 200 अधिक मुद्राओं के प्रयोग में आप अगर जाएं तो आप प्राणायाम की विधि में आएंगे। प्राणायाम 10 प्रकार का है, 15 प्रकार का है। अरे भाई, प्राणायाम क्या है पहले तो ये जानना है, आवश्यक है। प्राणायाम त्रिधा प्रोक्ता रेचक पूरक कुंभक ही, रेचक पूरक और कुंभक ही सिर्फ प्राणायाम है। और सहित केवल चेती कुंभको दुविधो मतः, 2 कुंभक है, सहित और केवल। तो जब सहित और केवल 2 प्रकार का कुंभक है तो आप सूर्यभेदन कुंभक, सूर्यभेदन प्राणायाम कहते हैं, उज्जाई प्राणायाम कहते हैं, शीतकारी शीतली प्राणायाम कहते हैं। बिल्कुल गलत प्रयोग होता है। सूर्यभेदन सहित कुंभक की विधि है तो सूर्यभेदन सहित कुंभक कहिए आप उसको, क्योंकि वो करा सहित केवल चेती कुंभको दुविधो मतः। फिर जब सारे नाम लेता है कि सूर्यभेदनम उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी इत्यष्ट कुंभका इति अष्ट कुंभका, ये 8 कुंभक है। कौन से कुंभक है? सहित कुंभक है। लेकिन प्राणायाम अयमेव उक्तः शवई केवल कुंभकः, ओनली केवल कुंभका नोन एज प्राणायाम। ये हठ प्रदीपिका कह रही है आपकी। और इसी को पतंजलि ने बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः कहा है। यानी बाह्य विषय का आक्षेप हो, आभ्यंतर विषय का जहां आक्षेप हो, तो बाह्य विषय भी न हो और आभ्यंतर विषय भी न हो। आक्षेप का मतलब है रुक जाना, ठहर जाना। जहां पे बाह्य विषय मीन्स रेचक, आभ्यंतर कुंभक और वित्त पूरक कुंभक, नॉट ए खाली कुंभक, यहां वित्त कुंभक तो आभ्यंतर हो रहा है ना, तो बाह्य हो रहा है। केवल कुंभक दैट इज नोन एज ए प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। अब केवल कुंभक की विधि में आप जाएंगे, केवल कुंभक के बेनिफिट्स के बारे में बात जाएंगे तो वो निर्वाण शांति और ब्रह्मचित्त के लिए है। लेकिन ऑल द प्रैक्टिस ऑफ सहित कुंभक इंक्लूडिंग, अभी काम कर रहा था मैं तो लगभग 250 से अधिक प्राणायाम के अभ्यासों के ऊपर काम हुआ। उनके विद रेफरेंस सारी बातें हो रही। जैसे चंद्रभेदी प्राणायाम की बात करते हैं आप, सूर्यभेदी का रेफरेंस है, चंद्रभेदी का रेफरेंस आपको मिलेगा। गद कुंभक, निगद कुंभक, सातकर्ष, सोतकर्ष, सापकर्ष, रेचित कुंभक, पूरित कुंभक, सज्ज्वाल कुंभक, प्रशांत कुंभक, मेरु कुंभक, अमेरु कुंभक, ऐसे करके आप देखेंगे तो जो है कुंभक की भी पड़ी है और उनके विद रेफरेंस और टेक्स्ट है। लेकिन हमारे जितने भी थेरेपिस्ट हैं या चिकित्सक लोग हैं या जितने भी ऐसे अभ्यासी लोग हैं, ये क्या करते हैं, लिमिटेशंस इनकी क्या है, देन कम बैक टू द हठ प्रदीपिका, देन कम बैक टू द गेरंट संहिता, अनदर 1 or 2 मोर टेक्स्ट के ऊपर जाके वो पूरी की पूरी थेरेपी का पैकेज बना के ठीक कर लेते हैं अपने काम को। ये पर्याप्त नहीं है। देन यू गो टू द कुंभक पद्धति वैराग्यवीर, देन गो बैक टू द चिदघनानंद सत्कर्म संग्रह। अभी सत्कर्म संग्रह में आप देखेंगे तो 48 टेक्निक्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, 48 टेक्निक्स है। अब आप देखो गेरंट संहिता में 21 टेक्निक्स है ओनली। आप 21 टेक्निक्स यूज करते हैं क्या कभी? अग्निसार का प्रयोग करके खाली चिकित्सा करते हैं क्या? नहीं।
ऑलमोस्ट जितने भी चिकित्सा पद्धति में लोग काम कर रहे हैं वो क्रियाओं के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, क्रियाओं के ऊपर नहीं काम कर रहे हैं। तो क्रियाओं के ऊपर भी हमें आना है और क्रियाओं के बाद हमें फिर बाकी चीजों पे जाना है। तो इस तरह से प्रयोग की आधारित जब चिकित्सा करेंगे, आप सिर्फ षटकर्म में आए तो षटकर्म में क्या लिखा है, मेधः श्लेष्माधिकः पूर्वम षटकर्माणि समाचरेत्। आप पहले डिसाइड करिए ना कि मेध एंड श्लेष्मा के अधिकता पर ही षटकर्म करें, अन्य तू नाचरे ताणी दोषानाम समभावत। लेकिन क्या है, प्यूरिफिकेशन में सभी को हमने लगा दिया है। षटकर्म में भी ध्यान रखना है कि कुछ शोधन शरीर का हमारे क्रियाओं के माध्यम से होता है और कुछ शरीर का शोधन हमारे नाड़ियों के द्वारा होता है। तो उसके लिए नाड़ी शुद्धि आदि की क्रियाएं हैं, नाड़ी शुद्धि के अभ्यास है। नाड़ी शुद्धि के अभ्यास से अगर कोई व्यक्ति ठीक हो सकता है तो व्हाट डू यू, आप क्यों उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि क्रिया कर, क्यों उसको आसन पे ले आना चाहते हैं? देन डिसाइड फर्स्ट, है ना। तो कैटेगराइज द पेशेंट्स, उनको जब आप करेंगे तो उनको जब आप ले जाएंगे तो उनको पहले डिसाइड करो कि किस कैटेगरी का व्यक्ति है, किस दोष का व्यक्ति है। तो ये मेध श्लेष्मादि की बात करता है। इसी तरह अगर आप जाएं कि षटकर्म इदम गोप्यम घट शोधन कारकम, ये गोप्यम शब्द का अर्थ गोपनीय नहीं है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यहाँ गोप्यम लिखा है, अरे गोप्यम माने गोपनीय है, इस तरह से मान के हम उस क्रिया का अभ्यास किसी को कराएंगे नहीं कराएंगे। लोग इस तरह का आरोप हमारे ऋषि परंपरा पे भी लगाते हैं कि सारी की सारी क्रियाओं को लोगों ने गोपनीय कह दिया है। गोप शब्द का अर्थ है इंद्रिय। गाम रक्षति थी गोरक्षा, गाम शब्द का, गो शब्द का अर्थ ही हमारा इंद्रिय है, शरीर में हमारी जो इंद्रियां हैं। तो ये षटकर्म इदम गोप्यम, इदम षटकर्म गोप्यम यानी इंद्रियों के शोधन का माध्यम है। घट शोधन कारकम, घट को भी शोधित करेगा और इंद्रियों को भी शोधित करेगा। यहां घट का अर्थ शरीर हो गया, लेकिन इंद्रियां कहां गई आपके, अंतःकरण कहां गया आपका, चित्त कहां गया। तो अंतःकरण की चिकित्सा के लिए यहां गोप्यम शब्द प्रयोग किया है, इदम षटका कर्म इदम गोप्यम। आपको यह ध्यान रखना चाहिए। अब गोप्यम शब्द का अर्थ गोपनीय नहीं है भाई बंधुओं, गोपनीय शब्द का अर्थ यहां से सीधा सीधा गोप्य शब्द का अर्थ है इंद्रियाम रक्षति, जो इंद्रियों की रक्षा करे, इंद्रियों का शोधन करे, इंद्रियों की चिकित्सा करे। तो ये जो षटकर्म इंद्रियों की चिकित्सा के लिए बतलाया है यहाँ पे, घट शोधन कारकम, ठीक है। इसी तरह अगर आप जाएं, छोटी सी और बात रखते हैं आपके सामने, काश श्वास प्लिह कुष्ठा कफरोगाश्च विंशति दौत्य कर्म प्रभावेण प्रत्यांतेवन संशयः। हमारे जितने चिकित्सक लोग बैठे हैं, कितने लोगों को 20 कफ डिजीजेज का नाम पता है? 20 प्रकार के वातत यहाँ कफ दोष है ना, जिसमें काश श्वास प्लिह कुष्ठ है। मैं बोल रहा हूं, आप लोग बार बार इसको सुन के लिख लेना। पहला कफ, ये जो वात हमारा दोष है, कफ दोष जिसको कहते हैं, कफ रोगाश्च विंशति कहा है। तो कफ के 20 रोगों में पहला है तृप्ति दोष या तृप्ति नामक रोग। तृप्ति रोग होती है, तंद्रा रोग होता है, निद्रा रोग होता है, स्थैमित्य होता है। स्थैमित्य का मतलब जड़ता जिसको आप कहते हैं। फिर उसके बाद हैवीनेस ऑफ द बॉडी, शरीर में भारीपन आता है, आलस्य अलग आता है, मुख में मीठापन आता है, मुख से पानी गिरने लगता है, कफ निकलने लगता है, नेत्रादि में मलों का संचय होता है ना। फिर इसी तरह अगर आप देखेंगे बल का क्षय होता है। बल क्षय में जिसको हम कहते हैं शोथ, मंद, ज्वर और बालाशक, ये सारे बालाशक रोग कहे जाते हैं। अपचन हो जाता है, हृदय पर कफ अधिक हो जाता है, हृदय में कफ की अधिकता हो जाती है, हृदय के आसपास क्षेत्र में। कंठ में कफ की अधिकता होती है, धमनियों में कफ जम जाता है या कफ भारीपन हो जाता है धमनियों में। फिर आप देखेंगे गलगंड एक प्रकार का रोग है, गलगंड रोग हो जाता है। उसके बाद अति स्थूलता, अति स्थूलता भी कफ का दोष है, कफ रोग है, तो अति स्थूलता का भी नाश करना पड़ेगा कफ दोष से। उसके बाद मंदाग्नि, मंदाग्नि पाचन संधापी आनंद करी सदैव,
मंदाग्नि भी का भी प्रयोग योग में आया है। ये मंदाग्नि का प्रयोग नवली क्रिया से समाप्त किया जा सकता है ना। तो मंदाग्नि होती है और उदर्त एक रोग होता है, और 20वां रोग है शरीर का श्वेत हो जाना, यानी शरीर में मूत्र का स्वेद होना, रक्त का स्वेद होना, शरीर के चमड़ियों पर श्वेत लक्षण दिखाई देंगे, या शरीर में पीलापन बढ़ जाएगा, जिसको हम पांडु रोग या पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस हो जाता है। तो ये 20 प्रकार के जो कफ व्याधि है, हम योग की चिकित्सा करने जा रहे हैं, और 20 प्रकार के कफ दोषों का अगर लक्षण नहीं पता है तो लक्षण को देख के लाक्षणिक की चिकित्सा करनी चाहिए, है ना। ये परम आवश्यक है कि पहले लक्षण को समझें। अगर कोई व्यक्ति पीले शरीर वाला आ गया, अब आप पीले शरीर वाले जॉन्डिस के पेशेंट्स को कौन सा अभ्यास कराएंगे, या मूत्र श्वेत उसका हो रहा है क्या श्वेत कराएंगे, या बालासक का से ग्रस्त रोगी है उसको आप कौन सा अभ्यास कराएंगे। आप क्या करेंगे, प्रकार के अगर लक्षण को नहीं समझते, कफ के लक्षण को नहीं समझते, तो कफ का निदान भी नहीं कर पाएंगे। आप कफ का अर्थ कि जिसको खांसी आ रही उसको कफ बढ़ गया है, या जिसको कफ का लक्षण ही नहीं पता, बालासक नामक रोग है वो भी कफ से ही बना हुआ है, तो आप उसका लक्षण नहीं समझ रहे, तो लक्षण नहीं समझने से भाई लाक्षणिक की चिकित्सा नहीं करनी पड़ेगी। तो कफ रोगाश्च विंशति सिर्फ अध्ययन का विषय रह जाएगा, चिकित्सा का विषय नहीं बन सकता। योग थेरेपी करने से पहले या करा रहे हैं या किसी कर्म तो सही, अब है आपको समझना है उसके सिम्टम्स को, उसके रोग को समझना है। अब मान लो किसी को मंदत ज्वर में आप क्या करेंगे, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी चिकित्सा कराएंगे, कहेंगे प्राणायाम। मंदत ज्वर वाले को भी कुंजर आपको देना पड़ेगा, धौती कर्म कराना पड़ेगा आपको, क्योंकि यह रोग है। अप्लिया को हम कहते हैं स्प्लीन डिजीजेस, स्प्लीन से रिलेटेड, है ना। तो ये जो स्प्लीन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उसके बारे में आप आएंगे। उदर्त नामक व्याधि है। अब उदर्त नामक व्याधि को अगर आप समझेंगे नहीं, ठीक है, तो एक उदर्त को समझने के लिए, अब उदर्त इज टेक्निकल टर्म, अब उदर्त को समझने के लिए आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा। जिस हठ प्रदीपिका की आप बात करते हैं, वो हठ प्रदीपिका गिव द एक्सीलेंट मैसेज। प्लीह रोग, कुष्ठ रोग, कफ रोग, व्हाट डू मीन बाय विंशति 20 टाइप्स ऑफ कफा। अब ये आपको 20 प्रकार से कफ का संचय कैसे कैसे शरीर में होता है, तो ओनली 1 कैप्स या 1 मोर इंफॉर्मेशंस, देन गो टू द टेक्स्ट। मैं बार बार रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि मार्केट में बिकने वाली किताबों की ओर न जाके आप टेक्स्ट की ओर एक बार मुड़िए तो सही, टेक्स्ट में देखिए, उनका संग्रह तो करिए, तो आप वहां पाएंगे क्या, या अच्छे चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा। अच्छे चिकित्सक के पास जाएंगे, देखो 2 चीजें हैं कि लोग आपको मेडिसिन देंगे और उसकी प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे क्या है। इसी तरह योगा थेरेपिस्ट को भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि क्या अभ्यास करा रहे हैं, है ना। फार्मूला नहीं बताते भाई, डॉक्टर्स को फार्मूला नहीं पता होता, जो फार्मूलेशन करते उसको चिकित्सा नहीं पता होता। मॉडर्न पैथी के सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मॉडर्न पैथी का जो चिकित्सक है उसको मेडिसिन का फार्मूला नहीं पता होता, क्योंकि वो फार्मासिस्ट को पता होता है, फार्मास्यूटिकल वाले को पता होगा, और जो फार्मास्यूटिकल्स ब्रांच से है उसको थेरेपी नहीं पता होती कि प्रॉपर्टी किस में यूज की जाती है। बट योग और आयुर्वेद में ये चीजें सामान्य है। योग और आयुर्वेद दोनों प्रकार के चिकित्सकों के लिए यहां लिखा है उभौ तिष्ठति लोकेस्मिन् कार्यदक्षो न संशयः, यानी उभौ तिष्ठति लोकेस्मिन् कार्यदक्षो न संशयः का मतलब ये है कि यहाँ पे हम मेडिसिनल प्रॉपर्टी या प्रैक्टिस की प्रॉपर्टी को भी समझते हैं, प्रैक्टिस खुद भी करते हैं, और प्रैक्टिस का प्रयोग और उसकी चिकित्सा भी समझते हैं। ये बहुत बड़ी ब्यूटी है मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ योग के अभ्यासी या योग के चिकित्सक के साथ। दूसरा, अगर आप देखें, इसी तरह मूत्र का श्वेत होना लिखा है, मल का श्वेत होना और शरीर का श्वेत होना, तो इससे जो है ये सारे के सारे जो श्वेत लक्षण है वो कफ आदि से जाते हैं। हम
लगभग समय कुछ ले सकते हैं क्या? कमेंट में कोई डाल सकता है? 5 मिनट और दे सकते हैं तो आगे करें, नहीं तो हमारा शायद टाइम एक्सीड कर रहा है। कपिल, आप कमेंट करेंगे? 5 मिनट और देंगे क्या? ओके। तो यहाँ पे गुल्म ज्वर प्रिय कुष्ठ की बात आती है। तो गुल्म आदि जो ज्वर है उनकी चिकित्सा का भी विधान है। अगर कोई बात नहीं, अगर टाइम नहीं है तो हमें जरूर बताएंगे, हम क्लोज करना चाहेंगे अपनी बात को। एक चीज मोटा मोटा हमें और भी ध्यान रखना है कि तो यहाँ पे योग चिकित्सा में एक बड़ा अच्छा रेफरेंस आपको मिलेगा अगर आप चले जाएं हठरत्नावली में, ठीक है। तो अब ये जो आप यहाँ आते हैं, यहाँ पे एक चीज आप पाएंगे, आधार शोधनम है ना, आधार शोधनम चक्रिया, आधार का शोधन करना है शरीर में। आधार क्या है? हमारा शरीर मूल आधार के पास का जो एरिया है, तो आधार शोधनम चक्रिया, चक्री कर्म करना है। अब चक्री कर्म का रेफरेंस आपको मिलेगा सतकर्म संग्रह बाय चिदघनानंद, या हठरत्नावली में भी आया है। तो आप यहाँ पे चक्री कर्म के द्वारा आधार का लिंगम वज्रोली कर्मणा, 2 टाइप्स ऑफ लिंग इन द बॉडी एंड द अपर पैलेट, एक लिंग है और एक हमारा जो है जननेन्द्रिय है, उसको भी हम लिंग कहते हैं। तो वज्रोली आदि कर्म के द्वारा मूल आदि के पास में जो हमारा लिंगादि है उसका शोधन करने की बात करता है। मणिपुरम नाभिगतम नौल्यम, मणिपुरम नाभिगत नौल्यम, मणिपुर स्थान क्या है? जठराग्नि का एरिया है आपका। जठराग्नि एरिया के लिए करा कि मणिपुर आदि का जो नौली कर्मणा, नौली कर्म से उसका शोधन करें। फिर इसी तरह लिखा है तू नौलाख्यम तु कर्मणा हृदयम कंठचक्रम धौत्याख्येन तु कर्मणा, हृदय क्षेत्र और कंठ क्षेत्र का शोधन के लिए, हृदय या कंठ की चिकित्सा के लिए धौती कर्मणा, थ्रू धौती कर्म। अब आप देखिए कि आपके पास पूरा का पूरा जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी आपका यही है। वो क्या है? धौती कर्मणा, हृदय कंठ आदि का शोधन। तो पूरे के पूरे बॉडी को इसमें लिया है और पूरे की पूरी चिकित्सा कर दिया है। और ये पूरा रेफरेंस आपको हठरत्नावली में उपलब्ध भी होता है, ऐसा नहीं। हठरत्नावली में 63-64 पे अगर आप चले जाएं तो आपको ये मिलेगा। फिर लिखा शोधनम कार्य आज्ञाताः नेत्री ताटक कर्मणः सर्वांग शोधनम कार्यम वस्त्रिभिः त्रिकर्मणः। सर्वांग शोधन यदि करना है वस्त्री आदि या फिर और आसन आदि का उपयोग आपको करना चाहिए। तो एक तरह से आप देखें तो आप पाएंगे क्या कि आपको रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस वही चीज है जितनी कि आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में एक मॉडर्न चिकित्सक को पता होता है कि कौन सी भी औषधि किस रोग के लिए, निदान के लिए आवश्यक है, उसी तरह योग चिकित्सक को यह पता होना चाहिए कि अभ्यास कितने हैं। पहली चीज, उन अभ्यासों का प्रयोग क्या है और उन अभ्यासों के प्रयोग से उनका होने वाला लाभ क्या है और किस अंग को या शरीर के किस भाग को वो प्रभावित करते हैं। इतनी बातें ध्यान रखनी होंगी, तब हम इसका टेक्सचुअल सर्वे कर पाएंगे। थोड़ी सी बात अगर आप देखें तो एक चीज पाएंगे क्या कि अगर आप चले आए अग्निसार को, तो अग्निसार में लिखा है उदरामयम त्यक्त्वा जठराग्निम विवर्धयेत्, है ना। आमय शब्द क्या है? आमय शब्द का अर्थ ही है मूल व्याधि, तो जठराग्नि आमय। और दूसरा इसी तरह जरा मरण रोगादि नाम नाशयेत दीर्घ लंबिका। व्हाट डू यू मीन बाय दीर्घ लंबिका? दीर्घ लंबिका मीन्स टंग। आप जीवा का शोधन करते, सुबह सुबह आप ब्रश करते हैं टंग क्लीनर से, टंग क्लीन करते। जीवा शोधन क्या करता है? जरा और मरण दोनों रोगों का नाश करता है। मुख की शुद्धि सिर्फ आप लोग कहते हैं टीथ क्लीनिंग कर रहे हैं, दांत की सफाई कर रहे हैं। अरे जीवा शोधन करिए दांत की सफाई के बाद। जीवा शोधन से आपको जरा और मरण दोनों रोग नाश होंगे। लेकिन हम कभी भी टंग क्लीनर को इंपॉर्टेंस नहीं देते। टंग को क्लीन करने का इंपॉर्टेंस आपको क्या करना, मक्खन रखना है थोड़ा सा जीभ पे और 3 उंगली से मालिश कर देना है।
आपका जीवा शोधन या फिर लौह यंत्र से कर्षण करना है। ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कपिल की गुड योगा थेरेपी बुक्स, थेरापेटिकल रेफरेंस ऑफ योगा थेरेपी, है ना। अगर आप ट्रेडिशनल योगा टेक्स्ट में जाइए, ऐसा अभी कुछ ही लोगों ने काम नहीं किया है। आपको लगभग हठ प्रदीपिका, गिरण्य संहिता, शतकर्म संग्रह, और उसके बाद आप जाएंगे योग बीज, योग विषय, निर्वाण, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके ग्रुप में एक लिस्ट डाल दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जहां पे आप प्रॉपर्टी पा रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर्टी पर लिखे होंगे, वहां आपकी चिकित्सा लिखी होगी। सतकर्म संग्रह मैंने बताया ना, 48 टाइप्स ऑफ, वहां पे हमारे शोधन प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है। तो 48 टाइप्स में अगर आप जाएंगे तो उनके मल्टीपल डिसऑर्डर्स के लिए काम करता है हमारा टेक्स्ट। हम मल्टीपल डिजीजेस के ऊपर काम करते हैं, मल्टीपल डिसऑर्डर्स को कंप्लीट करते हैं। वन प्रैक्टिस गिव द मोर बेनिफिट्स। अब आपको ये देखना है कि कहाँ पाएंगे। तो बेसिक टेक्स्ट में जाइए। जैसे कर्म के लिए चाहिए, अगर आपको षटकर्म के लिए चाहिए तो षटकर्म के लिए सतकर्म संग्रह बाई चिद घनानंद। प्राणायाम के लिए अगर आपको अधिक से अधिक रेफरेंस चाहिए, देन गो टू बाय कुंभक पद्धति बाई रघुवीर। आपको अगर धारणा और मेडिटेशंस के बारे में है कि विज्ञान भैरव, ठीक है। देन गुड टेक्निक्स डिस्क्राइब्ड इन द विष्णु पुराण, कि मेडिटेशन कैसे करना, मेडिटेशन की एक्चुअल कंडीशंस क्या है, विष्णु पुराण, एंड फॉलो द भगवद गीता। बट वी आर डिस्कस द योगा थेरेपी खाली। हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। अगर पर्याप्त समय रहेगा तो फिर कभी डिस्कस करेंगे। किसी का प्रश्न है क्या प्रकृति की अनुसार योगाभ्यास करना चाहिए? नहीं है, इस प्रकार की प्रकृति के अनुसार योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को योगाभ्यास करना चाहिए। आपका ग्रंथ क्या कहता है? युवा वृद्धो अतिवृद्धो व्याधितो दुर्बलोपि वा अभ्यासात सिद्धिम आपनोति सर्वयोगेषु तंद्रितः। तो व्यक्ति को प्रकृति के हिसाब से नहीं बांटिए। यहां हमारे पास युवा, वृद्ध, अतिवृद्ध, व्याधित, दुर्बल, सभी के लिए चिकित्सा की विधान है, सभी के लिए योगाभ्यास है। ये प्रकृति के अनुसार योगाभ्यास नहीं है, योग के अभ्यास के लिए लिखा है। हठ प्रदीपिका का रेफरेंस है, युवा वृद्धो अतिवृद्धो व्याधितो दुर्बलोपि वा अभ्यासात सिद्धिम आपनोति सर्वयोगेषु तंद्रितः। ठीक है। एनीवन? योगिक उपचार, अच्छा। एनीवन क्वेश्चंस? किसी का है कुछ? ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के कैसे बेस्ट करेंगे, है ना, बूस्टअप करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आप बूस्टअप करना चाहते हैं, मंदाग्नि को संदीपन, वो इसको लिखा मंदाग्नि संदीपन पाचनादि आनंद, देन डू द नौली क्रिया करें, है ना। अभी भी मैंने बताया कि मणिपुर चक्र स्थान के लिए नौली कर्म शोधित करता है। मंदाग्नि के लिए सबसे अच्छा है नौली। अगर किसी का नहीं अनौली हो रहा है तो अगर ऐसे व्यक्ति को आप क्या कराएंगे, ऐसे व्यक्ति को अग्निसार कराएंगे। अग्निसार का अभ्यास पाएंगे। नाभि पृष्ठे में, नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे शतवारम चकारे, ओके। तो उसको अग्निसार कराइए या नौली कराइए। नौली नहीं होता तो अग्निसार कराइए, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बूस्टअप हो जाएगा अपने आप, ओके। अच्छा, रेस्पेक्ट बुक्स, बहुत सारी बुक्स है, आप कितना चाहते हैं, वीना राव करके कई है। डू बेसिक योग टेक्स्ट को भी देख लीजिए। हठरत्नावली, शतकर्म संग्रह में बता रहा हूँ, हठ प्रदीपिका बता रहा हूँ, योग बीज बता रहा हूँ, योग विषय बता रहा हूँ, अमनस्क योग है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है ना। ठीक है। विशाल मोदी, सर आई हैव ट्यूनिट्स प्रॉब्लम चाहते हैं विशाल जी, इनका कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना। ओके कपिल, आई थिंक ओवर करें, थोड़ा हम समराइज कर देते हैं और इसके बाद ओवर करते हैं। एक चीज हमें ध्यान रखना है कि पहले तो हमें अभ्यास का चयन, और अभ्यास के चयन के लिए संदर्भित रेफरेंस के लिए जाना पड़ेगा, यानी आपको अध्ययन की आवश्यकता है। बिना
की चिकित्सा या योग के चिकित्सक नहीं बन सकते। उतना ही आवश्यक है जितना आपके लिए भोजन, और उस अध्ययन के साथ साथ आपको संदर्भित अभ्यास एक शेड्यूल बनाए, ठीक है। अभ्यास के बाद जो दूसरा शेड्यूल्स आप बनाएं उसके कब करना है और फिर उसकी प्रॉपर्टी वैल्यूज क्या है। प्रॉपर्टी वैल्यूज का मतलब बेनिफिट्स को आप अलग लेके जाएंगे तो आप निश्चित पाएंगे कि उसकी प्रॉपर्टी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम उसकी थेरेपी की ओर जाएंगे। सभी सुनने वालों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि 1 घंटे समय पर्याप्त अगर मेरे पास रहा कभी फिर, तो इसी तरह हम आपके साथ जुड़ेंगे। और सभी का धन्यवाद। ठीक है।